हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जो यूपीएससी का है 2019 का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है, वो वाला पेपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगी किस टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मुगल वाला टॉपिक है तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। मुगल को तो बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें सबसे पहले बोला हुआ है कि जागीरदार और ज़मींदार में डिफरेंस क्या है। अभी देखिए आप, जागीरदार और ज़मींदार में क्या डिफरेंस है। जो जागीरदार होते हैं, जागीर का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। तो जागीरदार होते हैं वो मिलिट्री और पुलिस का काम करते हैं। मिलिट्री का भी करते हैं, मिलिट्री, पुलिस और जुडिशियल सर्विस। पुलिस और जुडिशरी, मेन तो क्या होता है, पुलिस और जुडिशरी सर्विस का काम करते हैं जागीरदार। और इन काम के बदले उनको कुछ ज़मीन दे दी जाती है जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होते हैं जो ज़मींदार होते हैं, वो ज़मींदार क्या होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं कि उनको भी ज़मीन दी जाती है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते जागीरदार, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। वो तो अपनी पैसे बस उनसे निकालते, थोड़ी ज़मीन है, ये उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ ही मिलिट्री सर्विस भी देते हैं। इनको घोड़े वगैरह चाहिए, कितने वो चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बताते हैं जो जागीरदारी होती है। अब जो मनसबदारी सिस्टम होता है उसमें मेन तो हमारा क्या होता है, जागीरदार वाला सिस्टम होता है। जागीरदारी वाला, जागीरदारों में ये जात और सवार होते हैं, ठीक है। जागीरदार के अंदर जात और सवार होते हैं, मतलब उनकी रैंक होती है, कितने घोड़े होते हैं, ये होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो जागीरदार वाले होते हैं ये हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होती। ज़मींदार हमारी है, एक हेरिडेटरी पोस्ट होती है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ये। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या बता रखा है। जागीरदार बता रखा है, और द जागीरदार पर द होल्डर एंड असाइन इन ड्यू ऑफ जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी के बदले में इनको दी जाती है जागीर, ठीक है। वेर जमींदार और होल्डर ऑफ रेवेन्यू, और जो जागीरदार होते हैं उनको तो बदलते रहते हैं टाइम टाइम पे ये। और होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी। अब अदर ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, जमींदार है उनको भी दूसरी ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि खाली रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जमींदार हो गए तो उनको भी, उनको जो रॉयल कोर्ट में है उनको सोल्जर वगैरह देने पड़ते हैं, उनकी खिदमत करनी पड़ती है, ठीक है। मिलिट्री ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और ये हेरिडेटरी नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो ये एक ऑप्शन से ही पता चल जाए कई चीज़ें। देखो, हेरिडेटरी आपको ये चीज़ तो पता होती है, जमींदारी है वो हेरिडेटरी होती है। तो सेकंड वाला तो गलत है, तो करेक्ट पूछा है तो सेकंड वाला ये, तो ये गलत हो गया, सेकंड वाले में ये गलत हो। अब इन दो ऑप्शन में से आप चूज़ कर लीजिए फर्स्ट वाले को। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट करेक्ट नहीं है इसलिए आ जाएगा नहीं था नोट। तो आगे देखिए, ये एलिमिनेशन मेथड बहुत कम आने वाला है क्योंकि 50% चांस हो गया आपके करेक्ट होने के। तो आगे देखिए, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब लैंड रिफॉर्म के लिए, अब चारों ऑप्शन में से लैंड रिफॉर्म में मोस्टली किसके लिए किया गया था कि जो लैंडलेस, जो फार्मर टीनेंट्स हैं, उनके पास, जिनके पास खेत ज़मीन नहीं है, उनको भी ज़मीन दी जाए। तो मेजर एम सबसे पहले इसका यही था एग्रीकल्चर रिफॉर्म का, कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लैंड टू और लैंडलेस को देना, सबको देना एग्रीकल्चर लैंड, ताकि सब खेती कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रखा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अब देखो, कंपटीशन मोस्टली किस चीज़ के लिए होता है, कंपटीशन होता है पैसे के लिए, इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए। तो कौन करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इसे याद करने के लिए तरीका बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट 1813 को, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अकॉर्डिंग क्या क्या था, जो कंपनी की मोनोपोली है वो एंड कर दी गई थी। और जो कंपनी ने, वैसे सारी मोनोपोली एंड कर दी थी, पर दो चीज़ें छोड़ी थी, एक चाय और दूसरी थी चाइना। चाय और चाइना को छोड़ के सारी चीज़ें एंड कर दी, बस ये दो चीज़ छोड़ी थी, चाय और चाइना में व्यापार कर सकते हैं, बाकी सब हटा दिया था। दूसरा क्या था कि कंपनी ने इनका रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है वो नहीं छीना था। उनकी टेरिटरी भी नहीं ली थी और रेवेन्यू बोले चल अब तुम रेवेन्यू के ऊपर बाहर से व्यापार नहीं करोगे ऐसे, बस वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, व्यापार का काम खत्म कर देते, ट्रेड की मोनोपोली खत्म कर दी थी। मतलब बस रेवेन्यू कर सकते थे, वो ट्रेड खत्म कर दिया था उनका, बस चाय और चाइना छोड़ के बाकी ट्रेड खत्म कर दिया गया था। तो उसके बाद बता रखा है कि और ब्रिटिश क्राउन सोवरेन हो गया था। अब इसमें आगे देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला तो बता रखा है कि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, ट्रेड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन टी और चाइना के साथ छोड़ दिया था। दूसरा बता रखा है असर्टेड द सॉरी नेक्स्ट देखिए, इसमें बता रखा है असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी। तो ये क्या असर्ट करती है,
सेकंड देखिए, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। तो ब्रिटिश टेरिटरी है उनके ऊपर किसकी, क्राउन की सोवरेनिटी हो गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल अभी सोवरेनिटी हुई थी, पूरा शासन नहीं गया था। रेवेन्यू ऑफ इंडिया वाज नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करती थी, इसने रेवेन्यू का बोला था कि ट्रेड तो तुम्हारा ख़त्म, ट्रेड तो 1813 में ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, चाय और चाइना को छोड़कर। बाकी उनकी जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी है उनके ऊपर भी कंपनी की टेरिटरी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का चला गया अधिकार। बट उन्होंने क्या कहा कि जो रेवेन्यू है वो तुम ही कलेक्ट करोगे, रेवेन्यू और अपनी टेरिटरी। ठीक है, बस सोवरेनिटी की थी और बाकी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अब इसी से इससे आपको इसमें भी देखो आइडिया लग सकता था। इसमें बता रखा है कि फर्स्ट वाला हमें पता है कि ये चीज़ एक पता होनी चाहिए कि भाई चाय और चाइना को छोड़कर, तो फर्स्ट वाला तो ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट वाला इसमें है, इसमें तो नहीं, नहीं तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट वाला और किस में नहीं है, अब इन तीनों ऑप्शन में से एक हो गया। सेकंड तो कट हो ही गया, सेकंड कट हो गया तो इसका मतलब 3 भी कट होगा, क्योंकि 3 इसके साथ आया हुआ है तो 3 भी कट हो गया। 3 वाले इन दोनों में है तो इसका मतलब 1 और 2 हो गया। समझ आया, ऐसे करके सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट के लिए बताया कंसीडर फॉलोइंग। स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में ये हुआ था कि जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया था तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उसके विरोध में। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये कहा था कि भाई भारत देश की चीज़ें यूज़ करो, अपनी स्वदेशी चीज़ें यूज़ करो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, विदेशी हर चीज़ का, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उनकी विदेशी चीज़ों, कपड़े हो, वो सब कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए बारे में बता रखा है इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इसमें देखिए, अब जो स्वदेशी चीज़ें चलेगी तो जो इंडिया स्वदेशी है, जो आर्टिशन है, क्राफ्ट पर्सन है, जो भी इंडस्ट्री है, उन्हीं का डेवलपमेंट होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो स्थापित एस्टेब्लिश की गई, क्योंकि खुद की नेशनल काउंसिल एजुकेशन बोले अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी अपनाएंगे, तो इसलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की गई थी। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पता है, देखो एक ही पता है अगर आपको कि इंडिजिनस जो आर्टिशन है और क्राफ्ट इंडस्ट्री है उनका इम्प्रूवमेंट होगा, उनका रिवाइवल होगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट तो एक तो ये ऑप्शन है, सेकंड वाला तो ये तो गलत हो गया, सेकंड इसमें भी है और फर्स्ट इन तीनों में है, तो नीदर वाला ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, इनमें से 2 को और थोड़ा चेक कर लो, एजुकेशन पॉलिसी है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो आइडिया हो जाता है आपको 50% तक, क्योंकि अगर आपको मार्क भी करना है तो थोड़ा आइडिया हो जाए, सही ऑप्शन करेक्ट करो। ठीक है, अब इसमें देखिए मूवमेंट और उनके लीडर्स के बारे में बता रखा है। अब देखो, अनटचेबिलिटी सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था, तो बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा का जहाँ भी है वहाँ सहजानंद स्वामी का याद रखना, सहजानंद सरस्वती का नाम रखना, दयानंद सरस्वती गुरु वही सहजानंद सरस्वती। ठीक है, किसानों के लिए इन्होंने ही किया था सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, खुद की रिस्पेक्ट के लिए रामास्वामी उनकी नचिकेता, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट ये तो याद होगी थोड़ी बहुत। देखिए तो देखो, चुनराव और कौन सी नहीं है, तो कोट दीची भी है। अब इन 2 में से कन्फ्यूजन रहेगी, इन 2 में से देखो, देशालपुर है, ये सोगरो नहीं है, देशालपुर है ये। अब देखो, ये चुनराव है, ये हमारे पाकिस्तान में है, ये जो अभी साइट है ये पाकिस्तान में है। कोट दीची है, ये भी हमारे पाकिस्तान में है अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद देशालपुर है, ये हमारी कहाँ पे, गुजरात में है। देशकाल, ठीक है, ये गुजरात में है। उसके बाद ये और बाकी ये वाली साइट नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, ये साइट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोक का मतलब राजा अशोक के बारे में किस में लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है कि रानियो अशोक वर्ड लिखा हुआ है। तो ये हमारे याद रखने ना, कंगनहाली जगह है ये। कहाँ पे है कंगनहाली, कर्नाटक में है ये, कर्नाटक में है कंगनहाली जगह, जहाँ पे लिखा हुआ है अशोक को रानी अशोक लिखा हुआ है, कि राजा अशोक लिखा हुआ है अशोक को। ठीक है, तो ये तो याद ही करने की चीज़ है। नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग, इसमें बता रखा है कि नीचे ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म पहले जो स्टार्टिंग में आया था वो था हीनयान, फिर बाद में आया था महायान। हीनयान में क्या होता है, जो सिंबल होते थे उनको पूछते, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ उसको लोटस या हॉर्स से डिनोट करते थे, फिर धर्मचक्र परिवर्तन हुआ उसको
चक्र से पहिए से डिनोट करते थे, ये सब करते थे। और बुद्ध को वो एक भगवान नहीं मानते थे, सिंपल बुद्ध की इन सिंबल की पूजा करते थे। अब महायान था वो, उसने क्या आइडल की बुद्ध की मूर्तियाँ बना दी और क्या कर दिया, भगवान मानने लगे इसको। तो अब महायान में देखो सबसे पहले तो एक डाइटिफिकेशन मतलब भगवान मानने लगे। दूसरा क्या था कि भाई इमेज वर्शिप करने लगे थे, ये भी ठीक है। अब तीसरा हमें इस चीज़ का पता नहीं कि भाई बोधिसत्व था या नहीं। बोधिसत्व का मतलब होता है एनलाइटेड पाथ, ठीक है। तो इसमें देखो अभी पहले फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो फर्स्ट ओनली तो आ नहीं सकता, तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है ही नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड के लिए दो चीज़ बच गई, थर्ड इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। अब यही चीज़ बची, तो 1 2 3 आ जाएगा, तो बोधिसत्व भी, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 चीज़ें थी इसमें याद रखने ना, एक तो भगवान मानने लगे थे, इमेज की वर्शिप शुरू कर दी थी, और बोधिसत्व को मानने के पाथ को फॉलो करने लगे थे, मतलब जो एनलाइटेड पाथ है, जो ज्ञान लोग एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पाथ होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर के बारे में बता रखे हैं। इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। गुप्त पीरियड में जो विश्ती थी, विश्ती क्या है, विश्ती एक प्रकार का टैक्स होता था। विश्ती गुप्त पीरियड में एक प्रकार का ही टैक्स होता था, जिसमें क्या करते थे, कैश नहीं लेते थे, कैश के बदले क्या करते थे, फोर्स लेबर करना पड़ता था लोगों को, फोर्स लेबर करना पड़ता था। तो इसमें बता रखा है, कंसीडर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट एंड सोर्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय द पीपल, तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुप्त पीरियड से के टाइम में था, ये विश्ती गुप्त रूप से ये टैक्स लेते थे। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट में बता रखा है कि बिल्डिंग कल्याण मंडप ये याद रखना विजयनगर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्याण मंडप वो जगह होती है जहाँ पे जो डाइटी होती है उनकी शादी होती है, भगवान की शादी कराई जाती है, वहाँ पे कल्याण मंडप होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले विठल देवी और उनकी पत्नी थी, नाम तो था कुछ, क्या था आप बताइए वो क्या है। उनकी शादी कराई गई थी, सावित्री थी आई थिंक सो, रुक्मणी देवी, इन दोनों की शादी कराई गई थी, विठल देवी और रुक्मणी देवी। नेक्स्ट देखिए आगे बता रखा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बता रखा है कि इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इसमें देखिए, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्टर आर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को अमिल बोलते थे। रेवेन्यू कलेक्शन जो करता था दिल्ली सल्तनत में उसको अमिल बोलते थे। तो ऐसे करके याद कर लो, आमिल मुझे टैक्स थी, तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम ये अमिल करता था, ठीक है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो 3 वाला थी तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इन तीनों में से देखियो, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। अब जो ये याद रखिए, इक्ता सिस्टम था मोहम्मद गोरी लेके आया था, तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी लेके आया था, तो ये भारत का नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, तो ये चीज़ भी याद कर लो, सेकंड नहीं हो सकता। अब सेकंड नहीं होगा तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, और सेकंड नहीं हो सकती, ये भी, तो ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको पढ़ लो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट पता तो होना चाहिए वो एग्ज़ाम में। मीर बख्शी है, मीर बख्शी ये किस टाइम, खिलजी के टाइम में था। मीर बख्शी हमारा मुगलों के टाइम में था, मीर बख्शी का पद, ठीक है, समझ आया। मीर बख्शी एक जो मिलिट्री का हेड होता था, रेवेन्यू के लिए अमील होता था दिल्ली सल्तनत में, और ये जो मीर बख्शी होता था, ये मीर एम से मिलिट्री और एम से मीर, तो ये तो मिलिट्री हेड होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बता रखा है सेंट निम्बकारा आज कंटेम्प्रेरी। अब निम्बकारा का नाम कभी सुना है, अकबर के टाइम में नहीं है, सुना होगा, तो ये तो उसके कंटेम्प्रेरी तो हो नहीं सकता, याद रखना 13th सेंचुरी का पोइट था, और अकबर था 15th सेंचुरी से, ठीक है। और उसके बाद बता रखा है संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शरीदी, ये इन दोनों का भी अलग अलग टाइम का था। ये कबीरदास तो 15th सेंचुरी में थे, ठीक है, और सरिंदी थे 17th सेंचुरी में, अहमद सरिंदी, ठीक है। तो ये दोनों का सेम टाइम नहीं, और निम्बकार 13 में। तो सबसे पहले अगर इनका ऑर्डर आ जाए तो सबसे पहले निम्बकार आएंगे, फिर आएगा कबीर, और फिर आएगा शरिंदी केस, ठीक है। तो ये 13, 15 और ये 17th सेंचुरी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए देखो क्या बता रखा है, पहले बता रखा है महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। महात्मा गांधी इंडेंचर लेबर को बिल्कुल ख़त्म किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने जब आए थे 1917 में, तो जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसमें यही बोलते हैं कि इंडेंचर लेबर है, उनको ख़त्म करना है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ये सी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही जाएगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसमें फर्स्ट ही नहीं है। आगे देखिए,
नेक्स्ट बता रखा है, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी नोट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडियन वर्ल्ड वार। अब देखो जो वर्ल्ड वार हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इंडिया वालों को भेज देंगे पर इसके बदले आपको हमें आज़ादी दिलानी पड़ेगी। तो इन्होंने महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, तो ये रॉन्ग है, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, एक ऑप्शन बचा वन होता है। अब थर्ड वाला देख लो, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ऑफ इंडियन पीपल, उसने जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था इंडियन पीपल ने, तो उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर फॉलोइंग पेयर। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखिए, जो तेज बहादुर छपरू है ये हमारा क्या लिबरल बहादुर है, वो ये लिबरल कर सकते हैं, तो लिबरल फेडरेशन का था ये। ठीक है, के सी नियोगी ये हमारा याद हो गया आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका मेंबर है ये। ठीक है, और पी सी जोशी क्या है, जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिस्ट पार्टी है जो इंडिया की, वो मतलब जोश कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। तो ये आपको अगर एक भी पता हो तो उससे फिर भी आइडिया हो जाता है। देखो तेज बहादुर छपरू को बताइए, ये तेज बहादुर लिबरल पार्टी के हैं, तो अगर ये फर्स्ट हो गया तो वन वाले हैं, तो ये थ्री वाला तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में से चेक कर ले, के सी नहीं होगी, इसे पता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का है, तो सेकंड वाला तो होगा। अब इसमें सेकंड इसमें भी और इसमें भी है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा ये, तो इन दोनों में से देख लीजिए, थर्ड वाला बता। तो थोड़ा थोड़ा फिर आइडिया हो जाता है, 50% तक हो जाते हैं, तो बिल्कुल मतलब पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम ठीक करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू मियाँ तानसेन के लिए बताया हुआ है। मियाँ तानसेन के लिए देखो, सबसे पहले तो याद रखना है कि जो मियाँ की उपाधि है वो किसने दी थी, अकबर ने दी थी मियाँ की। और जो तानसेन की उपाधि थी, जो वो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, उन्होंने दी थी, विक्रमजीत थे उन्होंने दी थी तानसेन की उपाधि। ठीक है, और ये किसके दरबार में काम करते थे, राजा रामचंद्र थे रीवा के राजा रामचंद्र थे, उनके रीवा के राजा रामचंद्र थे, रामचंद्र उनके दरबार में तो काम करते थे। और विक्रमजीत थे ग्वालियर के, उन्होंने इसको ये उपाधि दी थी तानसेन की। और मियाँ की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी, मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन सा करेक्ट नहीं है, नोट पूछा हुआ है। तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय हिम, अशोक ने दिया था, अकबर ने दिया था, बिल्कुल गलत है ये, पहला ही गलत हो गया, पूछा है। आगे देख लो एक बार, तानसेन ने एक और क्या, ध्रुपद कंपोज करता था, हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल है ध्रुपद। ठीक है, जिसमें हिंदू कोड और गोडस के ऊपर करता था। दूसरा क्या है, राग के लिए को इन्वेंट किया था। दूसरा क्या है, ये बता रखा है, अपने पैटर्न के लिए सॉन्ग कंपोज करते थे। तीनों ठीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। अब कौन सा मुगल एम्पायर ऐसा है जो जिसने शिफ्ट किया था, सबसे पहले क्या मैन्युस्क्रिप्ट थी पहले थी, और उसके बाद फिर पोर्ट्रेट पे। तो देखो अकबर था, अकबर ने तो मैन्युस्क्रिप्ट बनवाई थी, मतलब कन्वर्ट कराए थे बहुत सारे, जैसे कि महाभारत को रजमनामा नाम से कन्वर्ट कराया था, फारसी में कन्वर्ट करा दी थी। ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, चित्रकारी किसके टाइम में फेमस थी, चित्रकारी थी हमारी जहांगीर के टाइम में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन में हमारा एक ही आता है, वैल्यू ऑफ नेशनल पार्क अल्पाइन। अब इसमें बता रहे हो टेम्परेट अल्पाइन जोन में ये सारे ऊपर के टेम्परेट रीजन ही है, बट इसमें क्या है, टेम्परेट अल्पाइन जोन में सबसे पहले ये वैली नेशनल पार्क होता है, क्योंकि ये किसमें बता रखा है, ये जास्कर और जो ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर का हिमालय, इन दोनों के बीच में यहाँ अल्पाइन। सब अल्पाइन का मतलब ही होता है जो ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाने वाली प्रजाति। ठीक है, वेजिटेशन, उसको अल्पाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अटल इनोवेशन मिशन। अब इनोवेशन नाम से पता चल रहा है, तो अटल इनोवेशन मिशन किसने सेटअप किया था, ये नीति आयोग ने किया था। इन सब इनोवेशन वगैरह काम ये सारा नीति आयोग करता है, किस लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह में रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एमएसएमई और इंडस्ट्री लेवल पे इन सबको। उसके बाद देखो, उसके बाद है 21 जून पे, 21 जून में सन का क्या होता है। अब 21 जून में देखो सन क्या होता है, एक तो 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है, योगा डे होता है, और उस दिन क्या होता है कि सन की जो रेज होती है, जैसे ये होता है, ये अर्थ हो गई, ये ऐसे ज़्यादा टिल्ट हो जाती है अपने एक्सिस पे, तो यहाँ अगर सन है तो सन की रेज होती है परपेंडिकुलर ऐसे पड़ती है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये
कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इनके ऊपर ऐसे पड़ती है। तो आर्कटिक वाला ये रीज़न है, ये इसके साथ ज़्यादा टिल्ट हो गई ऐसे, तो सन की रेज ऐसे पड़ेगी, तो ये एरिया भी ज़्यादा पड़ेगी इस पर। तो आर्कटिक वाला जो एरिया है इसमें क्या होगा, सन है वो सनसेट नहीं होगा, तो इसको मिडनाइट सन दिखाई देता है, रात में भी सन दिखाई देगा उस टाइम पे। तो क्या ओरिजिन के नीचे नहीं जाता सन, डजेंट सेट बिलो द ओरिजिन इन आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में ओरिजिन के बिलो नहीं जाता इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू ओल्ड वर्ल्ड। अब देखिए, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का के बारे में बताना है। न्यू वर्ल्ड किसको बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड होता है हमारा अमेरिका वगैरह, जो अमेरिका मोस्टली अमेरिका वाला रीजन, ठीक है, अमेरिका को न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। ओल्ड वाला होता है हमारा एशिया, जो एशिया, क्योंकि एशिया पहले से बना हुआ है, अमेरिका बाद में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, टोबैको, कोको और रबर, ये दोनों उनके इंडिजिनस क्रॉप्स थे तीनों, ठीक है। और यहाँ से अंग्रेज इनको फिर अमेरिका से इंडिया में ले आए थे, एशिया में लेके आए थे ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को, स्पेन पुर्तगाल वगैरह इन सब ने अमेरिका को खोजा और उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में ले आई ये सब चीज़ें। आगे देखिए, एशियाटिक लाइन होते हैं, एशियाटिक लाइन सबसे इंडिया में मिलते हैं एक तो सब, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड तो गलत हो गया, फर्स्ट तो हम तीनों में सब। आगे देखिए, डबल हम्प्ड कैम्बल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया। डबल हम्प का भी कभी भी याद रखना, डबल हम्प के कैम्बल है वो हमारे गोबी डेजर्ट में मिलते हैं। गोबी डेजर्ट मतलब मंगोलिया वाले ठंडे वाले एरिया में, उधर मंगोलिया ऊपर वाले डेजर्ट में, गोबी डेजर्ट में, मंगोलिया वाले एरिया में। तो मंगोलिया वाले एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें जो चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनमें मिलते हैं ये, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलते ये। वन हॉर्न रेनो इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया में नहीं मिलता, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही नहीं मिलता, नेपाल में मिलता है ये। नेपाल के जो तराई रीजन वन हॉर्न रेनो है वो हमारे असम में मिलता है, और उसके ऊपर इधर ये नेपाल वाला एरिया जो तराई वाला रीजन है इधर नीचे का, इस एरिया में भी मिलता है वन हॉर्न रेनो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेमस प्लेस है उनकी रिवर है पंधारपुर। अब पंधारपुर है ये कि फेमस प्लेस है, महाराष्ट्र का प्लेस है ये, महाराष्ट्र का, इसको साउथ की काशी भी बोलते हैं, पंधारपुर होता है, ठीक है, पंधारपुर इसको साउथ की काशी भी बोला जाता है। और यहाँ पे विठल और रुक्मणी की शादी कराई गई थी। तो कौन सी रिवर पे है ये, चंद्रभागा रिवर, चंद्रभागा को भीमा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो भीमा रिवर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और पंधारपुर भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली आपको पता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कावेरी रिवर ही बहती है, ठीक है। और हम्पी में मालप्रभा रिवर, हम्पी मालप्रभा नहीं है, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है हम्पी, ठीक है। अगर आपको एक भी पता हो इनमें से, जैसे आपको यही पता है कि हम्पी है तुंगभद्रा रिवर पे है, तो थर्ड वाला नहीं आएगा, तो थर्ड वाला इसमें है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन अदर। देखो, अगर कुछ स्टेट में पॉवर्टी लाइन हाई है और कुछ में कम है, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि प्राइस लेवल है स्टेट के अपने अपने अलग अलग, हर स्टेट में हर चीज़ का प्राइस का लेवल अलग अलग है, इसीलिए जो पॉवर्टी लेवल है वो अलग अलग मिलता है, ठीक है। बस ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन कंटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट टू यूज द साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक। साइरस क्लाउड होते हैं, इनको थिनिंग करने का, एन इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन होती है, तो ओजोन के लिए ही क्या होगा ये सारा, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में कर रहे हैं तो मतलब ओजोन में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अब आपको देख लो इसमें किसके लिए क्या होगा ये, तो रिड्यूसिंग द ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। आपको इस स्ट्रेटोस्फीयर देख के ही पता चल गया, अब इसको और बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर ना पता हो तो भी। उसके बाद बता रखा है, इन द कंटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन। प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये अब भी चल रहा है, पहले भी था, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये वेस्ट से हमारी एनर्जी बनाने की टेक्निक है, ठीक है। जो हमारे जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करके, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के लिए ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब अगस्त्य-मलैया बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त्य-मलैया बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से पड़ते हैं, अब ये देख लीजिए। अगस्त्य-मलैया के अंदर पड़ते हैं, नेयार है एक तो याद रख लेना, पेपारा है, सेंदुरनी है, और एक कालकक्कड़ है। तो इसमें बता रखा है NPKS ये याद कर लेना अगस्त्य-मलैया के लिए, NPKS, नेयार, पेपारा और सेंदरसी और कलकक्कड़, ये हमारा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, मंदाथुराई, ये याद कर लेना, आपको ये याद करना पड़ेगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
या आपको NPKS देखो, जैसे NPKS पता है तो उनको उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए करेक्ट के लिए बता रखे हैं। अब देखो, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, टर्टल की स्पीशीज हर्बीवोरस होती है प्लांट्स को, क्योंकि एल्गी वगैरह जो और जो सी वीड्स होते हैं उनको खाते हैं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट वाला इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, हम इन दो ऑप्शन में से देख लो। अब इसमें 3 के लिए चेक करना है। अब 3 का चेक हो गया, तो देख सम स्पीसीज मैरीन एनिमल, सम स्पीसीज ऑफ मैरीन एनिमल आर हर्बीवरस। अभी मैरीन एनिमल ही तो था सी टर्टल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब 3 भी ठीक हो गया। अब 2 और 4 के लिए देखना है। अब 2 और 4 के लिए क्या देखेंगे, 2 और 4 में देखिए, अब बता रखे सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवरस। फिश है वो भी हर्बीवरस, फिश भी खाते, सब हर्बीवरस होते हैं, स्नैक होते हैं, कुछ भी वोरस भी हो सकते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं वो भी हो सकते हैं। तो चारों करेक्ट आएंगे इसमें, तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ब्लू फाइन मशीर, ये अब बहुत आ रही है, याद रख लेना। ब्लू फाइन मशीर है, ये हमारी कावेरी रिवर पे मिलती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो कावेरी रिवर जैसे नीचे वाले एरिया में यहाँ पे है कावेरी रिवर, तो यहाँ पे ब्लू नीलगिरी माउंटेन, जिनको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, इसलिए ब्लू फिश मशीर ऐसे याद कर लेना, कावेरी रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट ठीक हो गया, तो फर्स्ट तो ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब आगे देखिए, इरावाड़ी डॉल्फिन, इरावाड़ी डॉल्फिन जो डॉल्फिन होती है वो हमारे मर्सी एरिया में होती है, जो दलदल वाला एरिया है। तो चंबल रिवर में जो एस्चुरी, या तो एस्चुरी बनेगी या मर्सी एरिया में, तो चंबल रिवर के पास पास एस्चुरी बनती है वहाँ पे, इसलिए है ये। रस्ट स्पॉटेड कैट है, चंबल रिवर पे नहीं मिलती, ये एस्चुरी वाले या मर्सी एरिया में मिलती है ये, इसलिए क्या है ये सेकंड गलत होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है ये मेरी, तो एस्चुरी थोड़ी नहीं बनती चंबल रिवर पर, नर्मदा ताप्ती बनते, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। और रस्टी कैट होती है जो ईस्टर्न घाट पे, ये ईस्टर्न घाट होती है यहाँ पे, ये वाले, तो यहाँ याद कर लो, ये इधर रस्टी कैट मिलती है, तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला भी ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच वाई देयर इज़ अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स रिलीज इन टू द, माइक्रोबीड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड्स होते हैं, जैसे हम क्या आते हैं फेस वॉश वगैरह आते हैं, उनमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं ऐसे ऐसे, और जो कॉस्मेटिक बहुत सारे आइटम आते हैं उनमें आते हैं, तो छोटे छोटे बीड्स होते हैं प्लास्टिक के, वो डिस्पोज नहीं होते हैं, डिग्रेडेबल नहीं होते वो, तो वो जो एक्वेटिक एनिमल के अंदर चले जाते हैं, इससे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं, और कई बार क्या होता है फूड चेन के थ्रू वो इंसान के अंदर भी आ जाते हैं, तो इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती है। तो ये किसके लिए हार्मफुल है, मेरीन इकोसिस्टम के लिए, तो ये आ जाएगा इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।